ह्यूमिडिटी है पर यहाँ पे ठीक है, अभी तो ठंडा ठंडा है थोड़ा, तो चल रहा है काम। एक सेकंड, पानी की बोतल खरीदती हूँ। ओके जी। चलिए स्टार्ट करें। आज बताइए कैसा आपका टेस्ट कैसा रहा? गुड इवनिंग तन्वी, ये टेस्ट कैसा रहा? ओह नाइस। हरीश आवाज आ रही है? ये मैम। हम्म। हरीश मैम बारिश हो रही है। संडे को टेस्ट कैसा रहा? डिफिकल्ट था, मीडियम था, इजी था? मैम मीडियम। मीडियम था मैम। ठीक है चलो, इस संडे का टेस्ट का सिलेबस पता चल गया? ये मैम। ये मैम क्या है? कितने चैप्टर्स है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तक सारे चैप्टर्स है, राइट? ये मैम। तो बेटा इस बार का जिसने तो रोज साथ साथ पढ़ा था वो तो इजीली प्रिपेयर कर लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उनको इस हफ्ते पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जो मेजर टेस्ट होता है वो बहुत इसेंशियल होता है। सब लोग आपका डेटा देखते हैं मेजर टेस्ट पे, पूरी टीम देखती है कि ये वाला बैच कैसा कर रहा है, फिर उस बच्चे की पूरी परफॉर्मेंस देखी जाती है, ठीक है? तो मेजर टेस्ट की परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बताता है कि एक्चुअल में कौन सा बच्चा पढ़ रहा था, क्योंकि जो पढ़ रहा था वही मेजर टेस्ट में नंबर लेके आ पाते हैं, दूसरा बच्चा नहीं लेके आ पाएगा ना इतने सारे चैप्टर का प्रिपरेशन। तो अच्छे से बढ़ के जाना, अभी से तैयारी कर लो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, आपका पूरा टीम आपका पेपर देखने वाली है, सो मेक श्योर आप बहुत अच्छे से तैयारी करके जाओ, राइट? तो इवोल्यूशन में हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन करेंगे। तो मुझे बताओ हम लोगों ने ये इसमें से कौन सा पार्ट कर लिया? हम यहाँ तक लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? ह्यूमन इवोल्यूशन को हटा दे तो मैम होमोलॉगस ऑर्गन्स। पढ़ लिए थे होमोलोगस? यस मैम। हमने कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक पढ़ा था। ये मैम। तो बेटा coelacanth इज a connecting link or a missing link? Archaeopteryx is a missing link or a connecting link? मिसिंग लिंक। आर्कियोपेटेरिक्स इज मिसिंग लिंक। बेटा किस दो के बीच में मिसिंग लिंक है? ये कौन से दो ग्रुप? रेप्टाइल एंड बर्ड। रेप्टाइल एंड एप्स, गुड। और सिलोकैंथ इज अ कनेक्टिंग लिंक। किसके बर्ड्स। बीच में? नहीं, रेप्टाइल्स एंड एव्स। रेप्टाइल्स एंड एग के बीच में आर्कियोपेटेरिक्स है। सिलोकैंथ किसके बीच में? पाइसिस एंड एम्फीबियन, ठीक है? मछली और एम्फीबियन के बीच में, ओके? सिलोकैंथ यही एग्जांपल है, ये देख, ये फिश नहीं थी जिसके यार लोब्स लगे थे, ये वाला एग्जांपल है। तो मछली से एम्फीबियन बने हैं ना, उसका एग्जांपल है सिलोकैंथ। ये नीट में 2 क्वेश्चन आते हैं। चलो तुम्हें इतना तो पता है। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स में कौन से 2 वर्ड्स हमें याद रखने थे? मैम कॉमन एंसेस्टर और इंटरनल स्ट्रक्चर। हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, सेम या डिफरेंट? सेम। सेम। और मॉर्फोलॉजी कैसी होगी? मैम डिफरेंट। डिफरेंट भी हो सकती है और सेम भी। हाँ गुड। तो इसके एग्जांपल थे हमारे पास फोर लिम्ब ऑफ मैमल, टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एंड बोगनविलिया। तो टेंड्रिल एंड थॉर्न्स किससे ओरिजिनेट होते? कॉमन एंसेस्टर कौन है इनका? एक्सिलरी बट। एक्सिलरी बर्ड, शाबाश। ब्रेनोवर्टिब्रेट, होमोलॉजी ऑफ जेनेटिक कोड एंड हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, राइट? ये कुछ एग्जांपल थे होमोलॉगस के। होमोलॉगस कर ले तुमने, अब एनालॉगस करना है। ये मैम। देखो क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, और इनसे आएगा ही आएगा, स्कूल में भी पक्का आएगा, वाइवा में भी पक्का आएगा, फिक्स है ये नहीं बदलता कोई। होमोलोगस का कंपैरिजन आपको हमेशा एनालॉगस से आएगा, ठीक है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होती है एक, अभी कराऊंगी मैं आपको। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का आपको हमेशा कंपैरिजन आएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से, फिक्स है ये, ऐसे ही आता है। और आपको एटाविज्म एक वर्ड है, एटाविज्म का एग्जांपल आएगा आपको वेस्टिजियल ऑर्गन से। ये आपको हमेशा कंपेयर करके पूछते हैं, तो आप ये कहीं लिख लो साइड में, और आपको इसको कंपैरेटिव फॉर्म में ही याद रखना है, ठीक है? लिखो इसे। डन? बेटा बोल दो डन, मैंने फोन चार्जिंग पे लगाया थी, मुझे दिख नहीं रहा है अगर आप अंगूठे चला रहे हो तो। किसने अंगूठा नहीं चलाया?
दैट चलिए हटा दिया मैंने स्क्रीन। चल एनालोगस ऑर्गन ऑपोजिट, तो अगर होमोलोगस ऑर्गन में सिमिलर एनाटॉमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो एनालोगस ऑर्गन में क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल डिफरेंट दिखते हैं, हाँ, लेकिन बाहर से देखने में कैसे होंगे? सिमिलर हाँ, सेम मॉर्फोलॉजी, और फंक्शन इनका सेम होता है, ठीक है। एंसेस्टर कैसे होंगे? डिफरेंट हाँ, नो कॉमन एंसेस्टर है ही नहीं इनमें, सेम कॉमन एंसेस्टर नहीं होते। तो ऐसा क्या हुआ कि अगर दो अलग अलग एंसेस्टर अलग अलग है तो उन्हें फीचर एक जैसे क्यों आ रहे हैं? किसी ऑर्गेनिज्म में फीचर एक जैसे कब आते हैं? अगर कोई प्लेन्स में रहता है और कोई पहाड़ों में रहता है, तो दोनों के, अगर मैं बोलूं, लेग मसल में फर्क होगा? Yes, ma'am. होगा, कंपैरेटिवली फर्क होगा, है ना। और अगर मैं वो प्लेन वाले इंसान को पहाड़ों में भेज दूं तो उसकी मसल में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। Yes, ma'am. तो कोई दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक जैसे क्यों दिखने लगे होंगे? बिकॉज वो इन्वायरमेंट की वजह से। सेम इन्वायरमेंट में रहने लगे हैं, है ना। देखो, तुम सब कैसे भी पढ़ते हो, कुछ भी कर रहे हो, इससे पहले अब तुम सबके सब मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आप सब एक इन्वायरमेंट में आ गए ना, आप सबने मेडिकल सब्जेक्ट ले लिया 12th में, तो आप मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। तो जब सेम इन्वायरमेंट में आते हैं तो सेम जैसे हो जाएंगे। अब आप किसी आर्ट स्टूडेंट से मिलो, उसका लाइफस्टाइल काफी डिफरेंट होगा आपसे, राइट, क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहता है ना, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसके स्कूल की रिक्वायरमेंट, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट अलग है, तो वो उस हिसाब से रहता है, राइट। सो एनालोगस ऑर्गन तब डेवलप होते हैं जब ऑर्गेनिज्म सेम एनवायरनमेंट में आके रहने लग जाए, ठीक है। अब इन्वायरमेंट सेम का क्या मतलब है? इन्वायरमेंट सेम का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एयर की बात करूं, तो हवा में हमें बर्ड्स भी मिलते हैं। बर्ड्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? एव्स एव्स। हमें बैट्स भी मिलते हैं। बैट्स किसके अंदर आते हैं? बेटा मैमल्स होते हैं बैट, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। और अगर मैं बटरफ्लाई की बात करूं, बटरफ्लाई किससे मिलती है? आर्थ्रोपोड नहीं होती है, इंसेक्ट। इतना खराब रिस्पॉन्स, एनिमल किंगडम पिग को डूबा हुआ है। तो देखो, ये सबके सब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, बर्ड्स का इंसेस्टर अलग, बैट का अलग, और आर्थ्रोपोडा का तो इंसेस्टर एव जैसा हो ही नहीं सकता, हमारा तो बिल्कुल अलग है। एव्स मैमल से अलग इंसेस्टर से है ना। आर्थ्रोपोडा, इन सबके इंसेस्टर थोड़े अलग हो गए, राइट। लेकिन इनको अगर हम बाहर से देखते हैं तो एव्स के पास भी विंग्स है, मैमल के पास, जो बैट्स है उनके पास भी विंग्स है, और बटरफ्लाई के पास भी विंग्स है ना। बाहर से विंग सेम है, लेकिन अगर अंदर से ऑब्जर्व करोगे ना तो अलग दिखाई देंगे। बटरफ्लाई के विंग्स, उनकी स्किन की फोल्डिंग होती है, लेकिन बैट्स के अंदर आपको हड्डी दिखाई देगी हमारे फोर लिम्ब की तरह। आपको याद है आपने होमोलोगस ऑर्गन में करा था विंग ऑफ अ बैट? ये मैम विंग ऑफ अ बैट, है ना, वो तो ह्यूमन से मिलता है, वो कहाँ मिलता है? बटरफ्लाई से, राइट। तो एंसेस्टर सेम नहीं है, अरे क्या हुआ, सॉरी, एंसेस्टर सेम नहीं है, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर है उसका फंक्शन तो सेम है ना। ये सब के सब क्या करते हैं? इनके विंग्स किस काम में मदद करते हैं? फ्लाई करने में। हाँ, तो सेम देखने में लगते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट है और फंक्शन सेम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सब एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो ये ऐसे एग्जांपल होता है हमारा एनालोगस ऑर्गन। सो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बैट्स एंड बर्ड्स आर एनालोगस ऑर्गन, क्लियर? ये मैम अब जो पोटैटो होता है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंदी, तो ये इसका काम क्या होता है? प्लांट में बनती क्यों है? क्या स्टोर करती है? सीरियसली, स्टार्च, फूड स्टोर करती है ना। तो ये दोनों फूड स्टोर करती है, ठीक है, तो फंक्शन तो इनका सेम है, राइट। मोफोलॉजी सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है ना, फंक्शन लेकिन इनका सेम है, और इनके एंसेस्टर डिफरेंट होते हैं। एंसेस्टर डिफरेंट कैसे होते हैं? जो स्वीट पोटैटो, वो किसकी मॉडिफिकेशन है? Root modification. इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। और वो किसकी मॉडिफिकेशन है? Stem. शूट, हाँ, शूट या स्टेम की मॉडिफिकेशन है, राइट। एक तो नीट में ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है मोफोलॉजी से। तो दीज आर नॉन एज, क्योंकि एंसेस्टर डिफरेंट है ना, रूट आपका रेडिकल से बनता है, शूट आपका प्लीम्यूल से बनता है। अगर आपको सीड याद है तो, आपको याद है हम ऐसे सीड बनाते थे, प्लीम्यूल से हमारा शूट बनता था, और रूट हमारा बनता था रेडिकल से, याद है? ये मैम
राइट? तो एंसेस्टर्स डिफरेंट है ना, ये वाले सेल रूट बना रहे हैं, वो वाले सेल शूट बना रहे हैं, दैट मीन जिसके एंसेस्टर डिफरेंट, दैट इज एन एनालोगस ऑर्गन। क्लियर? Yeah, ma'am. अब आपको दो टर्म बना रही हूँ, तो अपनी कॉपी में ऐसे सर्कल बना लो, याद करें, मदद होगी। अब देखो सर्कल के अंदर अलग अलग लिखा है, बना लो, 1 मिनट बना लो, हो जाए तो बताना, मुंह से बताना प्लीज, मुझे कैमरा वो नहीं दिख रहा आपका। डन? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. पहला सर्कल, हमारा पहला सर्कल क्या बोल रहा है, याद रखना कि जब भी मैं आपको एरो बना के दिखाऊंगी, तो एरो का जो हेड है वो हमेशा पॉइंट कर रहा होगा टुवर्ड न्यू जनरेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और जो उसका टेल है वो हमेशा रिप्रेजेंट कर रहा होगा एंसेस्टर। कितना याद रह जाएगा? Yeah, यानी कि ह्यूमन मैं यहाँ लगा दूं तो हम पीछे अपने एंसेस्टर, जो सबसे पहले हमने एंसेस्टर पढ़ा था ह्यूमन का, वो कौन था? Apes. एप्स पढ़े थे हमने, सबसे पहले पढ़े थे ह्यूमन एवोल्यूशन का, जिनसे एप्स भी पैदा हुए थे, एप लाइक था वो, कल ही पढ़ाया था मैंने सुबह। ह्यूमन इवोल्यूशन का चार्ट बनाया था ना, सबसे पहले कौन थे? डी से था उनका नाम स्टार्ट। ड्रायोपैथिकस। तुम्हारे एंसेस्टर डायोपैथिकर यहाँ लिखूंगी मैं एरो की टेल की तरफ। अब सेंटर में लिखा कॉमन एंसेस्टर, तो कॉमन एंसेस्टर से ये ऑर्गेनिज्म ए निकला, बी निकला, सी निकला, डी भी निकला, ई भी निकला एंड एफ भी निकला, लेकिन ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में चले गए। एक चला गया एयर में, एक चला गया वाटर की तरफ, एक अभी भी लैंड में रह रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में निकल के तो इनके अंदर फीचर भी तो अलग आ जाएंगे ना, तो ये थोड़ा डिफरेंट भी दिखने लग जाएंगे, है ना? अगर मान लो कॉमन एंसेस्टर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, मैमल की बात कर रही हूँ, तो एक जो एयर में चला गया, एयर वाले मैमल का एक एग्जाम्पल बताएं, पैट। पानी में रहने वाले मैमल का एक एग्जाम्पल लिखे तो वेल, और लैंड पे रहने वाले को तो हम ह्यूमन लिखते ही हैं। तो देखो कॉमन एंसेस्टर है, लेकिन डिफरेंट एनवायरनमेंट में चले गए, जैसे एनवायरनमेंट में चले गए वैसे दिखने लग गए। मैमल जब हवा में गया तो उसको विंग्स पैदा करने पड़ गए ना, जब वो पानी में गया तो उसे गिल्स डेवलप करने पड़ गई, जब लैंड पे रहता तो नॉर्मल लंग्स के साथ रह रहा है, राइट? सो जब कॉमन एंसेस्टर से ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैबिटेट में, मतलब अलग अलग जगहों पर रहने के लिए चले जाए और उनमें इवोल्यूशन हो जाए, तो ऐसी इवोल्यूशन को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। समझ आया? यो मैम। एक सेकंड, मुझे ना लगातार कॉल आ रहा है, जैसे
बच्चे का शायद मोबाइल नहीं चल रहा तो उसने दूसरा लिंक पर्सनली लिंक चाहिए था। ऐसा हो ना तो बता दिया करो, दूसरा नंबर ऐड करा दिया करो ग्रुप में ना, ऐसे उसका क्लास का मिस हो गया होगा बेचारी का। चलो कहाँ तक पहुंचे थे हम? डायग्रामेटिक एडिशन। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कहाँ तक पहुंचे हैं? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, राइट? दिख रहा है ना आपको? ओके बेटे, नाउ एक फीचर तो ये हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये आपने लिख लिया, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में मिटाने वाली हूँ, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है। तो मेरे को एक बार देख के, सिर्फ स्क्रीन की तरफ देख के मुझे बता सकते हो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आपको क्या समझ में आ रहा है? गेस ले सकते हो कि कॉमन कैरेक्टर लिखा है, एंसेस्टर नहीं लिखा। तो ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। पहले बताओ सारे ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर सेम होंगे या डिफरेंट? डिफरेंट। हाँ, एंसेस्टर ए है, ये इसका बी है, इसका सी है, वेरी गुड। डिफरेंट एंसेस्टर से है लेकिन सब में कॉमन कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। दैट मीन सेंटर में हैबिटेट कैसा है? सेम हैबिटेट है ना। तो सेम हैबिटेट में जा रहे हैं तो इनके फीचर एक जैसे होने लग गए। जैसे कि अभी मैंने पीछे पढ़ा था ना, कौन से ऑर्गन्स थे वो? एनालॉगस एनालॉगस और हाँ, तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक ही एनवायरनमेंट में आके रहने लग जाए, एनालॉगस ऑर्गन डेवलप कर ले, तो ऐसी इवोल्यूशन को हम कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वो कन्वर्ट हो गए ना एक जैसे कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, तो दिस इज नोन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। समझ में आया? दो टाइप ऑफ इवोल्यूशन। ओके, सो दिस इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। इसकी आपको डेफिनेशन लिख के रखनी है, क्वेश्चन आते हैं इससे, राइट? अब क्लियर सबको? चलिए लेट्स सी आपको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन समझ आया या नहीं। क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? रेज योर हैंड कि अगर इन एन एरिया convergent evolution occur, इस एरिया में convergent evolution हुई है, it will lead to development of, इसकी वजह से डेवलपमेंट आ जाएगी ऑफ उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में होमोलोगस ऑर्गन की, रेज योर हैंड, या फिर एनालोगस ऑर्गन्स की। कैसे ऑर्गन्स आपको डेवलप होकर दिखेंगे? टेक 30 सेकेंड्स, फिर देखते हैं आंसर किसने किया। टेक 30 सेकेंड्स। सेजल बता बेटा, कौन सा होगा आंसर? मैम होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन्स कैसे? मैम कॉमन कैरेक्टर्स आ जाएंगे। होमोलोगस ऑर्गन कौन से होते हैं जिनमें कैरेक्टर कॉमन होते हैं या एंसेस्टर कॉमन होते हैं? मैम एंसेस्टर्स। हाँ, तो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जहां पर हुई, यहाँ पे एंसेस्टर कॉमन है, नो मैम। तो फिर कौन से वाला आंसर होगा? एनालोगस ऑर्गन। समझ आया सिजिल? यस मैम। ठीक है, जब कैरेक्टर सेम हो जाते हैं दैट इज एनालोगस ऑर्गन्स। देखो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना उस एनवायरनमेंट के अंदर, उनके कैरेक्टर सेम है तभी तो सेम फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन एंसेस्टर डिफरेंट है, सो दिस इज एनालोगस। क्लियर है? ठीक है सेजल? यस मैम। पर गुड, उसने ट्राई तो किया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी देर में पूछूंगी ताकि तुम थोड़ा भूलो, फिर उसके बाद आगे पूछेंगे तभी मजा है, अभी एकदम गट्टे में हो जाएगा क्या फायदा। अब एक लॉ आता है जिसे हम कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने। नीट का है पहला क्वेश्चन ये, सीरियसली क्वेश्चन है। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी? दिस इज दिस वन, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। तो ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, इट्स एन बायोजेनेटिक लॉ और नॉट? एक ये क्वेश्चन बनता है। ये ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी टर्म किसने, ये सेंटेंस किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। तो अर्नस्ट हैकेल ने इकोलॉजी में भी बहुत कुछ किया, हम पढ़ेंगे आने वाले 4 चैप्टर्स में इकोलॉजी के, लेकिन यहाँ याद रखना इन्होंने ये टर्म दी थी। ये क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं? इवोल्यूशन। ये कहते हैं कि हम ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन बेसिकली मैमल्स है, तो बेटा मैमल्स का किससे जन्म हुआ है? इसकी मॉडिफिकेशन से बने? Reptiles. रेप्टाइल। रेप्टाइल्स किसकी मॉडिफिकेशन से बने? Amphibians. एम्फीबियंस किसकी Amphibians. मॉडिफिकेशन से बने? Pisces. स्पाइसेस। मछलियों का टर्म नहीं याद आ रहा था तुम्हें? हैं? स्पाइसेस, राइट। इन्हीं से बने, एव्स मत बीच में डाल देना, ठीक है? इनसे बने। तो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे ये जानना है कि मैमल किससे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, अगर मुझे ये जानना है मैमल किससे इवॉल्व हुआ है, तो मुझे मैमल की डेवलपमेंट एम्ब्रियोनिकल लेवल पे पढ़नी है। एम्ब्रियोनिकल लेवल मतलब कब पढ़नी है? जब वो क्या होगा? हाँ, जब वो मदर की वूम्ब में होगा। तो जब एक बच्चा मदर की वूम्ब में होता है, अगर मैं उसको तब स्टडी करूं तो मुझे पता चल जाएगा उसका एंसेस्टर कौन है, क्योंकि वो कहते हैं कि ऑन्टोजेनिक जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वो एंसेस्ट्रल फीचर दिखाती है, कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट रिपीट करती है एंसेस्टर के फीचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाइसिस है तो मछलियों के पास सांस लेने के लिए क्या होता होगा? गिल्स। Gills. है ना। एम्फीबियंस के पास पूंछ होती होगी, ठीक है। रेप्टिलियन कैरेक्टर भी आ जाते हैं वैसे, सब में टेल्स तो नहीं होती है, कुछ इस तरीके के कैरेक्टर है ना। चलो तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो, तुम यही रहो, गिल्स तक रहो। तो अगर ह्यूमन के एंसेस्टर फिशेस हैं, दैट मीन कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है और बच्चा 9 महीने के लिए पेट में होता है, तो एक बार उसमें गिल लाइक स्ट्रक्चर जरूर बनना चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात को कहा ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में आपको एंसेस्ट्रल फीचर दिखेंगे। तो हमने कहा अच्छा ऐसा है, तो देख लेते हैं। तो हम इस पिक्चर पे आते हैं, देखो ये ह्यूमन बेबी है, ये ह्यूमन बेबी का स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअल में ह्यूमन बेबी का जो स्ट्रक्चर है ना, उसके जो हमारे यहाँ पे नेक के पास ना, जब हम मदर की वूम में, तो गिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन गिल डेवलप नहीं होता, क्योंकि हमें गिल की जरूरत नहीं है ना, तो वो डिजेनरेट हो जाता है। तो हमें एक्चुअल में गिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अगर मैं बोलूं मैं फिशेस से मिलती हूँ, तो देखो जब फिश का बेबी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज है और ह्यूमन के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज है, ये सेम मंथ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये एक दूसरे जैसे नहीं दिख रहे, है ना। Yeah, ma'am. हम इन्हीं से तो होके निकले हैं ना, देखो कितना एक दूसरे से सिमिलर दिख रहे हैं, राइट। अगर मैं बोलूं मैं एम्फीबियंस, जैसे टर्टल की बात कर लेते हैं, अगर आप स्टेज पे भी देखो ह्यूमन को, तो कितना सिमिलर नहीं दिख रहा, राइट। Yeah, ma'am. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ी ना और सारे ऑर्गेनिज्म की रखी, तो देखा गया कि हाँ यार ह्यूमन मिलता है फिशेज से, तो हो सकता है फिशेज इसके इंसेस्टर हो। समझ आई बात? ये एक्चुअली सारे आपको एक जैसे दिख रहे हैं ऑलमोस्ट, है ना। सो इन्होंने ये पॉइंट रखा, लेकिन इसको डिस्कार्ड कर दिया था बाय अर्न्स्ट वॉन बेयर ने। अर्न्स्ट वॉन बेयर ने कहा ऐसा नहीं होता, हर केस में ये लाजिम नहीं है, मतलब हर केस में ये पॉसिबल नहीं है, तो ये एक अच्छा प्रूफ नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए एवोल्यूशन होता है। मतलब अगर मैं जानना चाहती हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अर्थवॉर्म के एंसेस्टर क्या है, तो मैं सबके एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट देखूंगी तो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो बायोजेनेटिक रॉ को रिफ्यूट मतलब रिजेक्ट कर दिया था किसने? अर्न्स्ट वॉन बेयर ने। ये नीट का क्वेश्चन आ चुका है, समझ आई? सिर्फ साइंटिस्ट के नाम पे, क्लियर? Yeah, ma'am. चलो, ये गुस्से में नहीं लग रहे? स्टिल लुक एंग्री है तो कोई? क्या हो गया? खुशी का माहौल है। चलो, अब इवोल्यूशन का एविडेंस एक केस होता है जिसे कहते हैं इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। देखो
बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन जब मौत को देखा गया था तो व्हाइट कलर के ज्यादा दिखते थे, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा गया था तो डार्क कलर के ज्यादा दिखते थे। तो ये भी तो इवोल्यूशन बताते हैं ना कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता है ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व होता है। तो ये एग्जांपल हमने नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा था। नाउ रेज योर हैंड एंड टेल मी किस टाइप की नेचुरल सिलेक्शन ये रिप्रेजेंट करते हैं। इंडस्ट्रियल मैनरिज्म में मिस्टर बिटुलेरिया कौन सी नेचुरल सिलेक्शन रिप्रेजेंट करता है? एक होती है स्टेबलाइजिंग, एक होती है डायरेक्शनल और एक होती है डिस्ट्रप्टिव। कौन सी वाली का ये एग्जांपल था? नीट का क्वेश्चन है ये 4 मार्क का। बस 3 को पता है, दानिया, नेहा, पूजा, बाकी को नहीं याद। पूजा यस मैम, स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग, पूजा से स्टेबलाइजिंग। ओके, तान्या ठीक कह रही है ये? यस मैम। ठीक कह रही है। ओके, नेहा सही बोल रही है दोनों? मैम डायरेक्शनल। डायरेक्शनल होती है नालायक को। पर चलो इन्होंने कोशिश तो करी। बेटा स्टेबलाइजिंग नहीं थी, स्टेबलाइजिंग में हमने करा था बेबी का वेट ना ज्यादा ना कम, नॉर्मल। ह्यूमन हाइट ना ज्यादा ना कम, नॉर्मल मीडियम। डायरेक्शनल थी कि देखो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट मॉथ प्रेफर हुए, एक जैसी पॉपुलेशन हुई। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन डार्क कलर के मोथ प्रेफर हुए ना, तो एक डायरेक्शन में मोथ की पॉपुलेशन मूव कर रही है, तो इसलिए डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन थी। ठीक है नेहा, पूजा, तान्या? यस मैम। ठीक है, बाकी ने आंसर नहीं दिया ना तो मैं उनका नाम भी नहीं ले रही है। चल, तो ये केस पढ़ा है ना हम लोगों ने क्लास में? मैम। ठीक है, तो इसमें और डिटेल में नहीं जाते, आगे बढ़ते हैं। आइए, ये देख ऐसा ग्राफ बनाया था हमने, ये व्हाइट मॉथ की तरफ जा रहा था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और वो डार्क कलर की तरफ जा रहा था आफ्टर इंडस्ट्री, राइट? आपको ये ग्राफ लेबल करने के लिए सीधे सीधे आते हैं, एग्जाम्पल पे भी आपको सीधा पूछ लेते हैं, जैसे मैंने पूछा ना अभी ऐसे ही आपसे पूछ लेंगे सीधा सीधा। सो दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, आपको पता होनी चाहिए। चलो अब आओ, एक बार मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, लेट्स सी आपको याद अब कर पाओगे या नहीं। कि अगर मैं ऐसे बोलूं बैट्स, डॉल्फिन्स एंड ह्यूमन शोज, क्या शो करते हैं ये? रेज योर हैंड। फर्स्ट, convergent evolution, second divergent evolution। बैट, डॉल्फिन और ह्यूमन क्या शो करते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन? आई गिव यू 15 सेकंड टू थिंक। सोच के देखो सब में कॉमन क्या है, डिफरेंट क्या है, फिर आंसर मिल जाएगा। चलो आगे देखते। सो इसका आंसर अच्छा है। अरे वाह, अरे वाह, अच्छा लगा मुझे देख के इतने सारे हाथ। अनुपमा बताओ बेटा। अनुपमा कौन सा आंसर होगा इसका? चैट में लिखा है क्या? नहीं, सेकेंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यस मैम। ओके, रिया सही बोल रही है ये? मैम सूर्यांश सही बोल रही है ये दोनों? यस मैम। हाँ बिल्कुल, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है कि सबके एंसेस्टर तो सेम है ना, मैमल्स है सारे के सारे, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, एंसेस्टर सेम है, बस अलग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो ऐसा एरो बनेगा ना। ये तो हम डाइवर्ट हो रहे हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। शाबाश, वेरी गुड, गुड गुड टू नो, काफी सारे बच्चों को पता चल गया। नाउ नेक्स्ट टर्म आ जाओ। अब एक टर्म आती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल का मतलब नेचर कर रहा होगा, हम कर रहे होंगे? हम कर रहे होंगे। हाँ, ह्यूमन। हम भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं। जैसे हमें ऐसा दिख रहा है कि हम वैसे आगे पढ़ेंगे
कैसे दिखता था पहले? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कि जो नॉर्थ में गन्ने मिलते हैं ना, शुगर केन, वो शुगर केन बहुत मीठे नहीं होते, लेकिन साउथ में जो शुगर केन मिलते हैं वो ज्यादा स्वीट थे, उनमें ज्यादा शुगर होता था। ठीक है, वो ज्यादा कंटेंट होता है उनके अंदर शुगर का। अपने को ये वाले शुगर केन चाहिए, ठीक है, तो नॉर्थ में नहीं थे। तुमने क्या किया, साउथ और नॉर्थ के शुगर केन को मिला के एक हाइब्रिड बना दिया, जो नॉर्थ में भी उग सकता है, साउथ में भी उग सकता है। ठीक है, तो हम ह्यूमन हमेशा ऐसे करते हैं, अपने फायदे के लिए वो हाइब्रिड बना लेते हैं। जैसे डॉग्स की इतनी वैरायटी है, नेचर ने थोड़ी बनाई, हम हाइब्रिड बनाते हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है दो ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मिला के एक न्यू बना दो। जैसे मेंडल नहीं करता था F1 क्रॉस, एक टॉल प्लांट को डॉग प्लांट से मिलाया और फिर उनके बच्चे हो गए, राइट? दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जब आप अपनी मर्जी से किसी की रिप्रोडक्शन कराओ तो वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से भी तो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म मिलता है ना, देखा जाए तो मिलता है कि Yes, नहीं? तो इसका एक एग्जांपल है आपके एनसीईआरटी में, आई थिंक वाइल्ड कैबेज। वो इस पेज पे, इस इवोल्यूशन में नहीं है, बट आगे एक और चैप्टर आएगा, स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, वहां पर मिलेगा आपको। तो वाइल्ड कैबेज को ह्यूमन ने बहुत ज्यादा हाइब्रिड बनाए इसके, और इसके हाइब्रिड हमें आज भी मार्केट में मिलते हैं, जैसे कि ब्रोकली, ग्रीन कलर की देखी होगी आपने। yeah, ma'am. Yeah, ma'am. केल बहुत अच्छा सोर्स होते हैं आयरन के। तो ये इसी की मॉडिफिकेशन है, लेकिन मैं इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ह्यूमन ने करी। तो मुझे बताओ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है, देखो ब्रोकली एक नई स्पीशीज है ना कैबेज की, तो हुई तो स्पीसिएशन ही है। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब है स्पीसिएशन ड्यू टू ह्यूमन, ह्यूमन इंटरफेरेंस, ह्यूमन ने इंटरफेयर करके स्पीसिएशन करी। अब मुझे बताओ, अगर नेचर बनाती नेचुरली मे बी ब्रोकली, और एक हम बना रहे हैं, तो जल्दी कौन बना पाएगा? ह्यूमन। Human. प्रोसेस इज फास्टर देन नेचर। हमारा प्रोसेस ज्यादा फास्ट है कंपैरेटिवली। ठीक है, क्लियर ये बात? तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन में ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेचुरल सिलेक्शन से ज्यादा कौन सा प्रोसेस फास्ट है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है नेचुरल सिलेक्शन? आर्टिफिशियल सिलेक्शन फास्ट है, नेचुरल सिलेक्शन को तो सालों लग जाते हैं। क्लियर? Yeah, ma'am. नेक्स्ट टर्म इज एटोविज्म। एटोविज्म इज, आपने कभी ऐसे न्यूज में सुना है कि किसी के घर पे बेबी पैदा हुआ, उसके पूंछ है? No, कभी ma'am. कोई केस सुना No, है? ma'am. न्यूज में अक्सर आता रहता है। तुम शायद वो न्यूज चैनल नहीं देखते, तो मेरी मम्मी देखती है। ओके, सो और ऐसा कभी सुना हो कि जो कहीं पे, ये तो बहुत कॉमन केस है, कि जो बच्चा है उसकी पूरी बॉडी पे बाल है, फेस पे भी इतने बाल है, इट्स लाइक कि वो मंकी जैसा दिखाई देता है। Yeah, ma'am. सुना था। ये तो कहीं सुना होगा यार, ये तो काफी कॉमन है। तो उनमें होता क्या, उनमें होता है एटाविज्म। अब देखो, हम पहले तो मंकी जैसे दिखते थे ना, ड्रायोपैथिकस कैसे थे, पूरी बॉडी पे बाल थे, है ना, पूरा फेस उनका हमारा ह्यूमन जैसा नहीं था, थोड़ा सा जो उनका जॉ था बाहर की तरफ था, राइट? तो एटाविज्म का मतलब है एंसेस्टर के करेक्टर दोबारा से आ जाना करंट जनरेशन में। जैसे आज की जनरेशन है, उसमें आपको एंसेस्टर करेक्टर दिखे, तो एंसेस्टर के पास पूंछ थी, आपको नए वाले जो कोई बच्चा पैदा हुआ उसमें आपको पूंछ दिखाई दे रही है, तो दैट इज एटाविज्म। कोई बच्चा पैदा हुआ जिसके गर्दन पे गिल्स के निशान है, तो दैट इज एटाविज्म। देखो टेल किसी काम की नहीं है, वो गिल के निशान किसी काम के नहीं है, लेकिन दिख रहे हैं ना, तो दैट इज एटाविज्म। सो एटाविज्म का मतलब होता है एंसेस्टर करेक्टर का रीअपियर हो जाना। ये आपसे वाइवा में भी पूछा जा सकता है, और ये आपसे नीट में भी आता है। समझ आई? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. दूसरा होता है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल का मतलब होता है वेस्ट, जो किसी काम के नहीं है पर मेरी बॉडी में अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, अभी भी प्रेजेंट है। तो ऐसे स्ट्रक्चर, चाहे वो कोई सेल हो, चाहे वो कोई टिश्यू हो, चाहे वो कोई ऑर्गन हो मेरे शरीर के अंदर, जिसकी मेरे को जरूरत नहीं है, मेरी बॉडी उसके बिना बढ़िया मस्त चल रही थी, लेकिन फिर वो मेरी बॉडी में प्रेजेंट है, स्टिल प्रेजेंट, उसका कोई फंक्शन नहीं है मेरी बॉडी में, पर मे बी मेरे एंसेस्टर के पास उसका कोई फंक्शन हो, तो आज भी वो मेरी बॉडी में प्रेजेंट है। उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये बात समझ आई? Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर कह लो, कुछ भी कह सकते हो। अब एक तो इसकी डेफिनेशन, कंफ्यूजन क्या होती है वेस्टिजियल ऑर्गन और एटाविज्म में, वी वर्ड आता है ना तो कंफ्यूजन करता है। तो एटाविज्म और वेस्टिजियल में क्या फर्क है? रेज योर हैंड। मैम रिपीट क्वेश्चन। एटाविज्म और वेस्टिजियल ऑर्गन में क्या फर्क है? नहीं समझ आया?
एक काम करो, पहले तो लिखो एटाविज्म और वेस्टिजियल ऑर्गन को आमने सामने लिखो, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है, क्या फायदा आप अभी भी नहीं आंसर कर पा रहे हो ना, इसलिए लिखो आमने सामने। डेफिनेशन लिखो पहले एटाविज्म की, फिर मैं पेज पलटती हूँ, नीचे लिख लेना टेल इन ह्यूमन। लिखिए, Yeah, Yeah, ma'am. ma'am. अब ये लिखो वेस्टिजियल ऑर्गन, लिखो लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्क ही आते हैं, टर्म्स तो सब कर लेते हैं, एक फर्क पूछते हैं, दूसरा आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं, इन दो पे ही क्वेश्चन बनते हैं और पक्का क्वेश्चन आएगा इससे, इसको गलत नहीं करना, ये यही प्रिपेयर करके जाओ, चाहे 1000 बार इसको रिवाइज करना पड़े, और एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, आज ये टॉपिक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, बाकी आप अपना संडे टेस्ट प्रिपेयर करो, इस हफ्ते मैं आपको और कोई होमवर्क नहीं दूंगी, सिर्फ संडे टेस्ट से रिलेटेड ही दूंगी, तो वो अच्छे से प्रिपेयर करना, जब मैं बोलूँ अच्छे से प्रिपेयर करना तो प्लीज करा करो, मैं कुछ सोच के बोल रही हूँ तो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी सी। नहीं। डन। माइक ऑन करके बताना प्लीज, मेरा फोन चार्जिंग पे है। डन मैम। राइट, अब देखो इसके एग्जाम्पल कर ले वेस्टिजियल ऑर्गन का। अच्छा मुझे बताओ, जो क्रोकोडाइल होता है उसके पास भी आंखें हैं, है ना, देख सकता हूँ, बड़ी बड़ी आंखें, ये मैम। Yeah, ma'am. लाल कलर की आंखें बनाएंगे हम उसकी। और जो ह्यूमन है उनके पास भी आंखें हैं बेटा, ये मैम। देख लो, Yeah, ma'am. है ना। तो अगर मैं पानी में जाती हूँ तो मेरी आंखों में दर्द होता है, क्रोकोडाइल तो मस्त घूमता है, ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों, उसको क्यों नहीं दर्द होता, दर्द होता तो नहीं जाता वो, बोलो। मैम उसकी आंखों को मैम आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। नो मैम, नेचर ने ऐसा ही बनाया है। बनाया है तो कोई फीचर भी तो होगा ना, नेचर ने मुझे बनाया है कि मैं बाहर लैंड पे सांस ले सकती हूँ, मछली नहीं ले पाती, तो मेरे को नेचर ने ऐसा कैसे बनाया, उसने मुझे लंग्स दिए, तो वैसे ही क्रोकोडाइल पानी के अंदर रहते हैं, नेचर ने बनाया, ट्रू, लेकिन ऐसा क्या फीचर है कि वो पानी के अंदर आंखें खोल के मस्त घूम सकते हैं और तुमको पकड़ के खा सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन है उसके पास एक आईलिड है, अपर आईलिड, है ना, एक उसके पास आईलिड है, लोअर आईलिड, यही होता है ना, ये मैम। ये मैम। किसी के पास एक्स्ट्रा है तो बताओ। क्रोकोडाइल के पास भी आईलिड है, उसके पास भी एक अपर है, उसके पास भी एक लोअर है, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा आईलिड है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये आईलिड जैसे वो पानी में जाते हैं ट्रांसपेरेंट होती है, ये यहाँ पे उसकी आईज को कवर कर लेती है पूरा, तो जब क्रोकोडाइल पानी में जाता है ना तो उसकी आई के ऊपर एक प्लास्टिक जैसी छोटी सी कवरिंग होती है, इस वजह से पानी कभी उसकी आंखों में नहीं जाता, समझ आया। Yeah, ma'am. देयर इज अ थर्ड आईलिड, ये मैम। क्लियर है। आपने देखी नहीं कभी यार यार डिस्कवरी क्यों नहीं देखते हो, डिस्कवरी में इतनी अच्छी चीज होती है, मैंने तो ये सब बचपन में डिस्कवरी में देख लिया था, तो मेरे को पता नहीं था क्रोकोडाइल एग्जैक्टली क्या है, क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल अटैक नहीं दिखाना, हमें डर लगता है, थर्ड आईलिड दिखाएं तो बड़ा मजा आए, अच्छे से तो नहीं दिख रही है, ओ यस, अरे जी थोड़ी दिख रही है आपको ट्रांसपेरेंसी ऐसे हल्की सी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट Yes, जाएगी, ma'am. बहुत Yeah, ma'am. अच्छी पिक्चर नहीं है यार ये। ये मैम। ये देखो इस पिक्चर में, ये वाली ये वाला, ये दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट, ये मैम। इसको Yeah, cover ma'am.
ये इसको कवर करेगा, इसकी थर्ड आईलिड हो गया, अभी पीछे को जा रहा है तो बीच में फोटो ली, समझ आया? ये मैम ठीक है जी। तो मैं आपको ये क्यों बता रही थी कि देखो हमारे एंसेस्टर के पास थर्ड आईलिड है, क्योंकि हम तो पाइसिस से आए हैं ना, मछलियों से, तो इसीलिए तो उनकी आंखों में पानी नहीं जाता, उन सबके पास होती है, लेकिन हमारे पास नहीं है। पर हमारे पास उसका रेमिनेंट है। तो यहाँ पे आपकी आईज के पास ये पिंक पिंक कलर का है ना स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे Yeah, पूरी ma'am. आंखों में होगा, आप देख भी सकते हो। प्लाइका सेलुलरिस उसकी मसल्स है, तो दिस इज अ लिक्विडेटिंग मेम्ब्रेन, आपके पास किसी काम की नहीं है, लेकिन अभी भी है ना आपकी आंखों में, Yes, तो ma'am. दिस इज एन Yeah, वेस्टिजियल ma'am. ऑर्गन। तो ये है वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है जी, हमारे पास है। इसके अलावा आपका विजडम टीथ, देखो अभी भी आप में से बच्चों के पास विजडम टीथ नहीं होंगे, मेरे पास बस एक है, तो मैं एक ही दांत जितनी वाइज हुई हूँ, अभी मेरे 3 रहते हैं। तो ये विजडम टीथ अगर नहीं भी आते, उसके बिना भी तो हम खाना चबा रहे थे ना बढ़िया से, दिक्कत तो नहीं हो रही थी, ये है ना? Yeah, लेकिन ma'am. विजडम टीथ फिर भी आते हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन वेस्टिजियल ऑर्गन। हम मानते हैं कि शायद पहले जरूरत पड़ती होगी, पर अपने को अभी तो नहीं है। तो किसी किसी में आते भी नहीं है, नहीं आते तो वो भी जी लेते हैं। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स लोग ऑपरेशन करा के निकाल भी लेते हैं। अपेंडिक्स के बिना हमारा खाना पच सकता है। जब हम बहुत ज्यादा वेजिटेबल कच्चे चीजें खाते थे तब हमें अपेंडिक्स की जरूरत थी, अब जरूरत नहीं है, तो इसके बिना भी हम जी सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेस्टिजियल ऑर्गन। ईयर मसल, बेटा ईयर मसल में एक एग्जाम्पल है पिन्ना, पिन्ना के बिना जी तो सकते हैं ना, तो ये वॉइस को कलेक्ट करता है आसपास के एनवायरमेंट। मैं बोल रही हूँ तो तुम्हारे कान में जो मेरी वॉइस जा रही है, तुम्हारा पिन्ना उसमें कोई रोल नहीं प्ले कर रहा, तो पिन्ना का कोई काम नहीं है, बस अपन इसको क्या डेकोरेशन की तरह यूज करते हैं ना, Yeah, ma'am. है ना? तो इसके बिना भी, तो ये भी वेस्टिजियल। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल हमें थोड़ी बहुत इम्यूनिटी तो देते हैं, पर इसकी इतनी जरूरत नहीं है, इसके बिना भी वी कैन सर्वाइव। मेल में निपल्स होती है, अब मेल तो बेबी को फीड नहीं करते ना, तो इनमें निपल्स का क्या काम है, फीमेल को तो चाहिए, लेकिन फिर भी मेल में निपल होते हैं। तो दिस इज ऑल्सो एंसेस्ट्रल एक तरह से कैरेक्टर जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। देखो एटाविज्म का क्या होता है कि एंसेस्टर में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैंने पिछली क्लास में नहीं बोला, मेरे को याद बोलना पड़ेगा। एटाविज्म का मतलब है कि एंसेस्टर है, उसमें था करेक्टर ए, रहा, फिर उसके बाद एक जनरेशन आई, फिर उसके बाद 2 जनरेशन आई, फिर उसके बाद एक आई थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में किसी बच्चे के पास वो करेक्टर ए दोबारा आ गया, तो देखो बीच में कहीं नहीं आया ना, बीच में तो कहीं नहीं आया ना Yeah, करेक्टर ma'am. ए। Yeah, तो ma'am. दिस इज एटाविज्म कि एंसेस्टर करेक्टर सडनली किसी ह्यूमन के अंदर टेल आ गई, लेकिन बाकियों में तो नहीं आई, तो ये एटाविज्म है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब है कि जब वो बना पहली बार तब से लेकर अब तक एग्जिस्ट कर रहा है, वो होते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन, हर जनरेशन में है वो। क्लियर है? ये मैम Yeah, ma'am. ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल्स है, इसके एग्जांपल लिखना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आपने लिखा है ना वेस्टिजियल ऑर्गन, उसके नीचे अभी लिखो, अभी लिखो, ताकि मैं तुमसे पूछ सकूं सवाल सवाल। देन बेटा नो मैम Yeah, ma'am. चल, अब मैं, No. हाँ सॉरी सॉरी, देन यस मैम अभी है टाइम ना। चल अब हम आते हैं इस पे कि हमने करना क्या क्या था। सबसे पहले हमने करना था होमोलोगस ऑर्गन, हो गया हमारा। Yeah, ma'am. 2 एग्जांपल बताओ, 2 एग्जांपल बताओ। 4 limbs of mammals 4 limbs of mammals, मैमल्स ही थे बस, अरे पूछ रही हूँ। ये मैम ठीक है, और दूसरा एग्जांपल, Brain in vertebrates. ब्रेन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है जी, एनालॉगस ऑर्गन हो गया। ये मैम एग्जांपल, एक एग्जांपल बता दो। पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो हाँ, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो गया। ये Yes, मैम ma'am. Yeah, ma'am. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन किसके एग्जांपल से पढ़ा हमने? mammals मैमल। हाँ, और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ।
ये मैम एक कैरेक्टर की तरफ आते हैं। क्या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल बता सकते हो? चलो रुको, अभी अभी मैं इसको कनेक्ट करवाती हूँ, रुक जाओ। एनालोगस ऑर्गन आगे आ रहा है ना, उसके साथ कनेक्ट कराती हूँ। एटाविज्म पढ़ा? ये मैम Yeah, ma'am. एटाविज्म क्या होता है? Ancestor character. एंसेस्टर कैरेक्टर रीअपियर। वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ा? ये मैम Yeah, ma'am. हमारी बॉडी के वेस्ट ऑर्गन, राइट। अब हम पढ़ते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। इसके बाद एनालोगस और कन्वर्जेंट आएगा। अडेप्टिव रेडिएशन का क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। रेडिएशन है तो सन है, सन से जो रेडिएशन होती है वो कैसे निकलती है? अंदर की तरफ आती है, बाहर की तरफ जाती है? बाहर की तरफ होती है। है ना? हाँ, है ना। और मैंने तुम्हें क्या बोला था कि जब भी मैं एरो बनाऊंगी तो वहां पे कौन होंगे मेरे? न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू New जनरेशन। organism. और टेल की तरफ क्या होंगे? एंसेस्टर्स, तो अगर सबकी Ancestor. टेल सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही है, दैट मींस कॉमन एंसेस्टर हो गए। ये मैम इसमें तो किसको ये स्ट्रक्चर किससे मिलता हुआ दिख रहा है आपको? ये Divergent. हाँ, तो देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ध्यान से सुनना क्योंकि एक्सप्लेन नहीं है एनसीईआरटी में सही से। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक बड़ी टर्म है, ठीक है। तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में कोई ऑर्गेनिज्म बहुत अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में जा सकता है। जैसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में एक ऑर्गेनिज्म एशिया के कॉन्टिनेंट में रहता है तो बर्ड्स उड़ के साइबेरिया चले गए हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे अगर डाइवर्ज आपको कॉमन एंसेस्टर से लोग निकल के जाते हुए दिखे, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि इन वन ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रही हूँ, मैं एक ही रीजन की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं एक ज्योग्राफिकल एरिया में आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखती है ना, तो हम उसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते नहीं है, हम उसको कहते हैं अडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है जी। तो अडेप्टिव रेडिएशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब है कि अगर एक छोटे से एरिया के अंदर कॉमन एंसेस्टर से नॉन लोग निकले और अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, सो दिस इज अडेप्टिव रेडिएशन। और अगर ये बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में चले गए, कॉमन एंसेस्टर से निकल गए, तो मैं इसी प्रोसेस को क्या बोलूंगी? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, राइट। समझ में आया फर्क? ये मैम Yeah, ma'am. So the process of formation of new species from a single parent species is known as adaptive radiation. एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में होनी चाहिए, ये इसका पिकअप लाइन है। अब इसका एग्जांपल है डार्विन फिंचेस। देखो डार्विन फिंचेस एक ही आइलैंड पे डेवलप हुई थी ना, फिर वो गैलापागोस, वो छोटे छोटे आइलैंड के ग्रुप थे जो एक ही जगह पे मिलते थे आपको, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया था ना, वो ऐसा तो नहीं था बहुत दूर थे। तो डार्विन फिंचेस इज एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन कि पहले उसमें होती थी सीड ईटिंग, फिर उसी से डेवलप होगी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या खाने वाली डेवलप हुई? इंसेक्ट्स, Insects. राइट, कैक्टस खाने वाली डेवलप हुई, बहुत तरीके की, ठीक है। सो डार्विन फिंचेस उसका एग्जांपल है। उसके अलावा अगर मान लो क्वेश्चन आया, उन्होंने बोला डार्विन फिंचेस इज एन एग्जांपल ऑफ, क्वेश्चन में था अडेप्टिव, क्वेश्चन में था कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एटाविज्म या नन ऑफ द अबव, क्या आंसर होगा? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। Divergent और अगर evolution. क्वेश्चन में आया अडेप्टिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो किसको क्लिक करोगे? अडेप्टिव Adaptive radiation. हाँ, ठीक है जी, गुड। डार्विन फिंचेस मार्सुपियल्स इन ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल यूथेरियन इन मैमल। इसका क्या मतलब होता है? मार्सुपियल्स वो होते हैं जिनके पास पाउच होता है जिसमें वो अपने बच्चे को रखते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है? कंगारू। Kangaroo. कैंगरू, राइट। प्लेसेंटल को ही हम यूथेरियंस बोलते हैं, जिसकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में प्लेसेंटा बनता है, ठीक है। तो मैमल जो होते हैं ना, उनकी 3 डिवीजन होती है। एक होते हैं प्रोटोथेरियंस, सुना होगा आपने। एक होते हैं, कोई बात नहीं सुना तो, मार्सुपियल्स। और एक ग्रुप होता है हमारा यूथेरियंस। हम किस में आते हैं? यूथेरियंस। यूथेरियंस, क्योंकि हम एडवांस है। जो कैंगरू है स्पेसिफिकली, सोल मेन मेंबर है जिसके, वो इसमें आते हैं। और प्रोटोथेरियंस में आपको स्पाइनी आंट ईटर मिल जाएगा, ठीक है जी, ज्यादा डेवलप नहीं होते, ठीक है। सो ये 3 ग्रुप है मैमल्स के, सबके पास सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, सबके बॉडी पे बाल होते हैं, इट जस्ट दैट ये भी आगे डिवाइड है, राइट। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि मार्सुपियल इन ऑस्ट्रेलिया इज एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन, प्लेसेंटल्स
मैमल्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन आया है। अभी लास्ट टाइम ही मार्सुपियल और प्लेसेंटा के एक चार्ट से क्वेश्चन आया है 2023 में। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, कराऊं एग्जाम्पल? Yeah, ma'am. पहले ये लिख लो रेडिएशन, क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछूंगी तो कर नहीं पाओगे। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं, चलो लिखो इसे, लिखो इसे एक बार। डन? Yo, ma'am. चल अब एग्जाम्पल देखो इसके ध्यान से। ये पिक्चर कौन से पेज नंबर पे है? तुम्ही से पूछ रहे हो भाई, तुम ही हो क्लास में? 133. 133। ठीक है, इसमें देखो क्या दिखा रहा है, ध्यान से पिक्चर ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है। सेंटर में सर्कल है जिससे रेडिएशंस बाहर निकल रही है, और सेंटर में जो सर्कल है उसमें मार्सुपियल रेडिएशन दिखा रहे हैं, तो मार्सुपियल ही एंसेस्टर है। तो कॉमन एंसेस्टर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कैसी एवोल्यूशन होगी? Divergent evolution. और अगर मैं बोलूं कि ये सिर्फ एक ही एरिया में हो रही है तो मैं इसको क्या बोलूंगी? Adaptive radiation. एडेप्टिव रेडिएशन। राइट, क्लियर? ये तो आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे कि मार्सुपियल रेडिएशन में जब हमने पढ़ा था तो टेस्मेनियन वुल्फ और टाइगर कैट आर बिलोंग्स टू कॉमन एंसेस्टर। आपको ऐसा नीट में क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है, करना पड़ेगा इसे। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक चीज बनाती हूँ, तुम मुझे बताना इफ यू गेट इट और नॉट। लेट्स से ये कॉमन एंसेस्टर है, ध्यान से देखना, ये मेरे कॉमन एंसेस्टर है, ये भी मेरे यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर, ये अलग ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ये भी कॉमन एंसेस्टर है, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया है ये। तो ये ज्योग्राफिकल एरिया एक ही है, एक ही आइलैंड की बात कर रही हूँ। ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब आइलैंड बोल रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक ही आइलैंड पे है, तो यहाँ से कुछ ऑर्गेनिज्म निकले उसी आइलैंड पे, अभी हवा में मत भेजना। ठीक है, यहाँ से भी कुछ ऑर्गेनिज्म निकले। तो मुझे बताओ, ये पहले तो बताओ कि ए केस में क्या हो रही है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डाइवर्जेंट? Divergent. में कैसे हो रही है? Divergent. Divergent. अब ये जो ऑर्गेनिज्म निकले ये जिस एक एरिया में जा रहे थे, मान लो ये सबके सब ट्री पे चले गए, आर्बोरियल लाइफ ले ली इन्होंने। आर्बोरियल होते हैं ना जो ट्री पे रहते हैं। अगर ये सब ट्री पे चले गए, ये सारे ये जितने भी डाइवर्ट होके आ रहे हैं, तो ये एक जैसे दिखने लग जाएंगे, इनके फंक्शन फीचर एक जैसे हो जाएंगे। Yeah, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अगर इनके फीचर एक जैसे हो जाएंगे तो इनमें आ गया कॉमन कैरेक्टर। तो अगर कॉमन कैरेक्टर आ गया इनके पास और ये आ रहे थे दूसरे दूसरे एंसेस्टर थे, तो अगर एक ही ज्योग्राफिकल रीजन में दो जगह एडेप्टिव रेडिएशन, दो तीन जगह एडेप्टिव रेडिएशन हो गई, और जहां पर वो एडेप्टिव रेडिएशन से बनने वाले ऑर्गेनिज्म आके मिलकर रहने लगे, वहां पर क्या देखने को मिलेगा? ये किस तरीके की इवोल्यूशन है? Convergent evolution. Convergent Convergent evolution. evolution. हाँ, एनसीईआरटी की लाइन है ये, आज पढ़ना तुमको मिलेगी ये, कि एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में अगर दो जगह डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो रही है तो आपको कहीं पे कॉमन जगह पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलेगी। समझ आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो थे ये मार्सुपियल्स थे, ठीक है, और ये जो थे ये हमारे प्लेसेंटल मैमल्स हैं। दोनों मैमल है चलो, लेकिन प्लेसेंटल है, राइट? और ये यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो रही है। तो मैं देखना चाहती हूँ कि मार्सुपियल जो है वो कौन सा है जो मैमल प्लेसेंटल मैमल जैसा दिख रहा है। तो इसी का इन्होंने चार्ट दे रखा है, देखो ये वाला चार्ट। कौन से पेज नंबर पे है? 118. इस पे नीट में क्वेश्चन आया था, आपसे ऐसे पूछा है, आंट ईटर is
रादर कॉमन, मेरे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से ड्राइव हुआ है कि जैसे कन्वर्जन इवोल्यूशन है तो आंट ईटर किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है, कि आंट ईटर के कैरेक्टर कौन से मार्सुपियल से मिलते हैं। तो याद रखना यहाँ मार्सुपियल लिखा है और इस तरफ मैमल लिखा है। तो अगर मैं बोलूं कि मार्सुपियल का जो मार्सुपियल मोल है उसकी हरकतें मोल जैसी मिल रही है मैमल के, ठीक है, दोनों एक जैसे दिखने लग गए, दोनों एक जैसे फंक्शन करते हैं, उसी तरीके से इसमें कुछ चीजें आपको ऐसे याद हो जाएगी। जैसे मोल से आपको मोल याद रह जाएगा, दोनों एक साथ है, एक जैसे काम कर रहे हैं। नम्बेट अगर आ गया तो कंफ्यूजन हो सकती है, वैसे आंट ईटर से आंट ईटर याद रह जाएगा। मार्सुपियल माउस से माउस याद रह जाएगा। तो आपको नम्बेट याद करना है कि मैमल, जो प्लेसेंटल मैमल है आंट ईटर, वो काफी सिमिलर है ऑस्ट्रेलियन नम्बेट से, क्योंकि दोनों के फंक्शन एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों रिजल्ट है कन्वर्जन इवोल्यूशन का। समझ आई बात? ये मैम मतलब यहाँ पे मैं लिखूं ना तो मैं नम्बेट को लिख सकती हूँ यहाँ पे आंट ईटर के साथ। उसी की तरह लेमर एंड स्पॉटेड कक्सकस, इसका नाम सिमिलर नहीं है पर ये एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे काम करते हैं, एक जैसा लाइफ स्टाइल है इनका। तो लेमर एंड स्पॉटेड कक्सकस एक एग्जांपल है। दूसरा देखो, फ्लाइंग स्क्वेरल एंड फ्लाइंग फेलेंजिस तुम कर लोगे। बॉम्बेट एंड टेस्मेनियन टाइगर कैट, ये आपको याद रखना है कि दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ जहाँ पे प्लेसेंटल और मार्सुपियल एक जैसे दिखने लग गए। वुल्फ और टेस्मेनियन वुल्फ भी याद रह जाएगा आपको। तो जहां मैंने स्टार बनाया ना, ये 3 याद कर लेना, इसी से क्वेश्चन भी आया था, नहीं ठीक है, आपसे पूछते हैं एक्चुअल में। समझ आया? तो आप अपनी बुक में इस पे स्टार बना लो। Yes. तो अभी किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. तो अभी आपने जो पिक्चर्स देखी पीछे, जहाँ पे प्लेसेंटल और मार्सुपियल ऑर्गेनिज्म काफी हद तक एक जैसी हरकतें करने लग गए, एक जैसे कैरेक्टर उन्होंने डेवलप कर लिए, तो किस टाइप की इवोल्यूशन है ये? Convergent. Convergent evolution. और इनमें जो आपको ऑर्गन दिखने लग जाएंगे वो कैसे दिखने लग जाएंगे, होमोलोगस एनालोगस? Analogous. क्योंकि Analogous. इनके एंसेस्टर तो अलग अलग है, अलग अलग ग्रुप से आए हैं, लेकिन फंक्शन एक जैसे कर रहे हैं, तो एनालोगस, राइट। तो कन्वर्जन के साथ एनालोगस बहुत जुड़ा हुआ होता है, सीए याद रख लेना, ठीक है जी। Yeah, ma'am. तो आप कह सकते हो कन्वर्जन इवोल्यूशन लीड्स टू एनालोगस ऑर्गन, ऐसा कहा जा सकता है, राइट। Yes, ma'am. Yeah, ma'am. लिख लिया ये, लिख लो इसे। चलो, किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब हम कल करेंगे हार्डी-बिंगर लॉ और उसके बाद हम एनसीईआरटी के डायग्राम करेंगे और साथ में हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे सारे, ठीक है। तो आपका मेन फोकस रहना चाहिए अपना संडे टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। और संडे टेस्ट के लिए आप कल प्रिपेयर करके आना रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। ये मैम। Yeah, ma'am. डिफिकल्ट वाइवा लूंगी मैं, इजी नहीं लूंगी इस बार, तो अच्छे से प्रिपेयर करके आना।